करंट अफेयर्स फ्रॉम 2 to 5 मई। क्या चल रहा था न्यूज में बेसिकली? व्हाट इज देयर, बताओ भाई। यस, व्हाट ऑल हैव यू बीन स्टडिंग? ठीक है, वाटर इशू अगेन बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, सो विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है जी, हम लोग भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट जो बोर्ड है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे क्या किधर क्यों किस तरह से हो रहा है, क्या डिस्प्यूट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्यों कितना पानी। ठीक है, और वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। एनीथिंग एल्स, व्हाट एल्स इज देयर? ठीक है, सो आज के कल के न्यूज़पेपर में ईरान जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए के मार्क रूबियो, इनका जो है बयान आया हुआ है कि भाई जो ईरान है वो शुड कम टू दी टॉकिंग टर्म्स, बिकॉज ईरान के साथ जो मीटिंग होने वाली थी वो ईरान ने मना कर दी है, पोस्टपोन हो गई है। तो ईरान वाला इशू जो है बड़े दिन से लिम्बो में अटका हुआ था कि भाई पूरा इशू, शायद मैंने बोला था पीछे कि भी पढ़ाऊंगा पूरा इशू, तो आज पूरा ईरान वाला इशू देख लेंगे वंस एंड फॉर ऑल। इसको हम लोग यहाँ पे खत्म कर लेंगे। देन कल परसों के न्यूज़पेपर में हमने देखा था कि भी ग्रीन हाइड्रोजन की जो हमने उससे पहले जो इमिशन की रूल्स देखे थे, ठीक है जी, इमिशन इंटेंसिटी के जो रूल्स देखे थे उसी पे हम लोग जो है एक और इम्पोर्टेंट बात करने लगे हैं, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। हमने कुछ एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको इमिशन के रूल्स के अंडर डालने की बात कर रहे थे, और उसमें हम लोग जो है कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम जो है अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। उसमें एक आर्टिकल आया था कि भी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है इन कार्बन या इस इमिशन इंटेंसिटी के टारगेट्स को अचीव करने के लिए एज वेल एज ग्रीन ट्रांजिशन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो विल टॉक अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, क्या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है और क्यों हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है कि नहीं? वॉइस इज रिपीटिंग। ठीक है, नहीं हमारी मेरी तरफ से ठीक है भाई, एक बार आप चेक करो। बाकी को भी आ रहा है, किसी को आवाज का इशू आ रहा है तो भी बताओ। ऑफलाइन वालों को तो कैसे आएगा, है ना? ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि भाई 2 इलेक्शन हुए हैं। कौन कौन से इलेक्शन हुए भाई? ठीक है, जो कनाडा में हुआ, भी मैं बता रहा था कनाडा के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सेम हैज हैपेंड इन द ऑस्ट्रेलियन इलेक्शंस आल्सो। ठीक है जी, पहले जो है गेम वो कंजर्वेटिव्स की तरफ जा रही थी, फिर दोबारा जो है गेम अब लिबरल्स की तरफ आ गई है। ठीक है जी, ट्रंप का इनडायरेक्ट हाथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। वो डिस्कशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउएवर इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, वो है कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया न्यूज में थे, तो थोड़ा सा उनका मैपिंग वाला काम हम लोग वो देख लेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अगेन पिछले कुछ महीनों से न्यूज में है, कुछ अगले महीनों तक न्यूज में रहने वाला है, एंड विच ऑल्सो हैज इंडियाज स्टेक्स। ठीक है, इंडिया के भी स्टेक्स है इसके अंदर। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में शायद बताया था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में ईरान जो है वो हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट बिकम्स आर एक्सेसिबिलिटी पॉइंट टू सेंट्रल एशिया एज वेल एज एन अल्टरनेटिव रूट टू यूरोप। ठीक है, यूरोप वहां पे जाने के लिए या फिर रशिया जाने के लिए हम लोग के लिए अल्टरनेटिव रूट है। तो हम लोग का स्टेक्स हाई है, तो समझते हैं पैसे, क्योंकि यूएस के साथ भी हमारी अच्छी रिलेशनशिप है और हम लोग यूएस को ऑफेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इशू जो है हम लोग को भी काफी ज्यादा असर करने वाला है। ठीक है जी, एनीवे जैसे मैंने बताया था कि भाई यूएस के और ईरान के जो टॉक्स थे वो पोस्टपोन हो गए। ईरान ने बोला हम नहीं आते अभी, बिकॉज आपने सैंक्शंस लगा रखे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, सैंक्शंस के ऊपर बात करो, नहीं तो अगली बार मीटिंग करेंगे। ठीक है जी, इसी पे मार्क रूबियो का बयान आया है कि भाई जो यूएस है वो ईरान से चाहता है कि वो अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर दें। बात करेंगे आज यूरेनियम एनरिचमेंट होती क्या है। सेकंड, अपना लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम जो है वो भी बंद कर दें। तीसरा, यूएस के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको अपनी मिलिट्री फैसिलिटीज में इंस्पेक्शन का मौका दें। ठीक है, जो कि अगेन इट विल नेवर बी, बिकॉज ये जो है इट इज लाइक चैलेंजिंग द सॉवरेनिटी ऑफ अ नेशन। ठीक है जी, आप कोई जो सॉवरन देश होगा वो किसी और देश को या किसी और देश के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने मिलिट्री एसेट्स क्यों दिखाएगा? ठीक है, कोई भी नहीं दिखाता। एनीवेज, बट बार्गेन एंड कॉम्प्रोमाइज होता है ना, जब भी बार्गेन करने बैठते हैं तो भाई बड़ी बड़ी बातें लेके बैठते हैं कि भाई ये कहेगा मैं तो करोड़ रुपए लूंगा, दूसरा कहता है मैं तेरे को 200 रुपए दूंगा, तो बीच में कहीं पे मांडवाली होती है ना, तो वो मांडवाली करने के लिए बातें हैं। ठीक है जी, ईरान का रिस्पांस क्या था? देखो ईरान का रिस्पांस क्या है, नॉन नेगोशिएबल राइट, की भाई इनरिचमेंट हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध तो नहीं है पर वेल इनरिचमेंट हमारा अधिकार है, हम लोग करेंगे। और ये बोल रहे हैं कि हम लोग एनरिचमेंट जो है पीसफुल पर्पस के लिए कर रहे हैं, वेपन्स के लिए नहीं कर रहे हैं, एंड यूएस जो है वो हमें प्रोवोकेट ना करें। अगेन
टॉक्स जो हैं वो अच्छे कंजीनियल इन्वायरमेंट में होती हैं, प्रोवोकेटिव इन्वायरमेंट में नहीं की जाती हैं। ठीक है जी, ये बात बोल रही है। ठीक है, सो ये तो हो गया, एक यूएस एक साइड है, ईरान एक साइड है। फिर बेसिकली जो इंटरनेशनल वॉचडॉग है हमारा, विच इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, जो कि बेसिकली एटॉमिक जो भी इंस्टॉलेशंस होती है दुनिया में जिन्होंने एनपीटी साइन कर रखी है, उनकी जांच पड़ताल करता रहता है कि भाई यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, कहीं कोई न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो वेपन्स के लिए तो यूज नहीं होने वाला है। इस करके जो है यहाँ पे आईईएई का क्या कहना है, वो कहते हैं कि भाई ईरान के पास मोस्ट प्रोबेबली 60 से 80% एनरिच्ड यूरेनियम है और दे आर जस्ट अ स्टेप अवे टू डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है जी, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए ये जो है जस्ट एक स्टेप दूर हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। एंड दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि ऑब्वियसली जैसे कि भाई हम लोगों को कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हम लोग के इंस्पेक्टर्स को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा है, विच बेसिकली शुड बी डन। ठीक है जी, सो ये बेसिकली फंडा है सारा। हम लोग को आज कल न्यूज़पेपर में ये आया था बेसिकली, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दी हिस्ट्री। अब आप लोग जो इस थोड़े सिस्टम या इस थोड़े इशू से ताल्लुकात लगते हैं, तो अगर मैं हिस्ट्री में बात करूं ना, जो दो देश आज लड़ रहे हैं, आप मानोगे नहीं या आप लाइक आपके लिए हैरानी होगी जान के कि जो ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम है सबसे पहले वो यूएस ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है कि नहीं, यूएस का एक प्रोग्राम होता था 1950s में, एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम। ये बेसिकली अपनी छवि ठीक कर रहे थे। ठीक है जी, हुआ क्या, अभी 1940s में इन्होंने मिड 1940s में इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लिया, इन्होंने जापान के ऊपर फोड़ दिया, वॉर जीत गए, एइसेनहावर जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब वो बेसिकली दुनिया को अपनी साइड करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम दी वेपन्स प्लेटफॉर्म। इन्हें ये लगा कि भाई हमने वेपन बना लिया है, रशिया ने बना लिया है, अब पूरी दुनिया बना लेगी, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो इनको लगा कि एक आर्किटेक्चर बिठाना चाहिए, एक काम ऐसा करना चाहिए कि लोग जो है वेपन के बनाने या अपनी सोच को वेपन की तरफ ना लेके जाके पीसफुल पर्पसेस की तरफ लेके जाएं। ठीक है जी, न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका काम पीसफुल या अगेन एनर्जी बनाने के लिए यूज होना चाहिए, बम बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने 1950s में एक पीआर कैंपेन प्लस एक आप कह सकते हो कि भी लोगों को इस तरह की न्यूक्लियर पावर की एनर्जी रिलेटेड या पीसफुल जो इसके काम हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग एक प्रोग्राम चलाया, दिस इज कॉल्ड एज एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम। ठीक है कि नहीं, इस प्रोग्राम के तहत यूएस क्या करता था, यूएस जो है जो भी कंट्रीज पीसफुल काम करना चाहती हैं, पीसफुल न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसको बनाना चाहती हैं पीसफुल तरीके से, तो उसको क्या करता था, हेल्प करता था और बेसिकली समझाता था कि भी ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, ऐसे लगते हैं, ऐसे जो है यूरेनियम यूज किया जाता है। और उस टाइम पे यूएस के ईरान, जल्दी आओ, यूएस और ईरान के जो रिलेशंस हैं देवर प्रिटी गुड, काफी अच्छे थे। 1950s के 1970s तक लेके यूएस और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे थे। यहाँ पे जो है यहाँ का जो शाह था और एइसेनहावर थे, इसकी काफी अच्छी बनती जुनती थी और इनको भी बढ़िया था कि भाई मिडिल ईस्ट में एक इनके पास एक बहुत अच्छा एलाय था अभी तक। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया था, इन्होंने एटम्स ऑफ पीस प्रोग्राम के तहत पहले न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स थे ईरान में वो यूएस ने लगा के दिए थे 1960s के अंदर। ठीक है जी, और ईरान भी, सिंस ईरान भी दोस्त था तो ईरान ने बोला ठीक है भाई हम एनपीटी साइन कर लेते। तो जब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो आई थी 1968 में, ठीक है, तो ईरान ने उसे, सॉरी 1967 में आई थी, 68 में ईरान ने साइन करी, 70 में रेटिफाई कर दी थी। ठीक है जी, लिखो, होमवर्क लिखो अपने लिए कि आप जाके क्या करोगे, एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसके बारे में थोड़ा सा 50 वर्ड्स में लिख के अपने पास रख लोगे। ठीक है जी, और यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑल्सो, क्योंकि ये दोनों मैंने यहाँ पे कवर नहीं किए हुए हैं। ठीक है जी, दोनों के ऊपर 50-50 वर्ड्स में आपने लिख के रख लेना है। ठीक है, सो देखो ये एइसेनहावर हैं, ये आपके जो है ईरान के शाह थे उस टाइम पे, रेजा पहलवी। तो ये दोनों जो है बहुत अच्छे दोस्त होते थे और शाह जो है वो वेस्टर्न एजुकेटेड था, बहुत ज्यादा जो है वेस्ट में रहता था, सब कुछ बढ़िया था। ईरान में भी जो है वेस्टर्न टेंडेंसीज आने लग गई थी। ठीक है जी, तो वो सारी चीजें करके, क्योंकि बट ईरान में बेसिकली था क्या, शियाइट मुस्लिम्स का डोमिनेशन था और वहां पे क्या था, अगेन ओवरऑल जो है इस लिबरलिज्म के अगेंस्ट जो है एक मुहिम स्टार्ट हो जाती है कि भाई अगेन हमारा जो कल्चर है, हमारा जो भी एक इस्लामिक वे ऑफ लिविंग है उसको जो है थ्रेट हो रहा है। ठीक है जी, एंड इवेंचुअली क्या होता है 1979 में यहाँ पे इस जो कल्चरल रेवोल्यूशन होता है या इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है अंडर द सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी। ठीक है कि नहीं, तो खमेनी जो है वो क्या करते हैं, इस शाह के रूल को जो है ओवरथ्रो कर देते हैं, शाह जो है वो उसको भगा देते हैं, वो चला जाता है वेस्ट पे और ईरान जो है अयतुल्ला खमेनी की लीडरशिप के अंडर ये जो है इनके पास एक मिलिशिया होती है जिसे हम ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बोलते हैं, ये जो है पूरे ईरान को सीज कर लेते हैं। ठीक है जी,
तो अब जो है बेसिकली तख्ता पलट हो गया होता है, शाह जो है एक डिक्टेटर होता है, उसे भगा देते हैं, एंड अब जो है यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ईरानियन रिवोल्यूशन गार्ड्स इनका कंट्रोल हो जाता है, ठीक है कि नहीं। अब जब कंट्री का कंट्रोल आ गया तो क्या हुआ, यहाँ की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनका कंट्रोल भी इनके पास आ जाता है, ठीक है जी। और यहाँ से बेसिकली यूएस और ईरान की जो दुश्मनी है काइंड ऑफ वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसमें कि जब ये रेवोल्यूशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो अमेरिकन एम्बेसी होती है उसको ये रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो सीज कर लेते हैं, वहां के लोकल लोग जो है वो स्टॉर्म कर देते हैं और सीज कर लेते हैं, और यहाँ के जो कुछ डिप्लोमेट होते हैं वो भाग के कहाँ चले जाते हैं, कैनेडियन एम्बेसी में छुप जाते हैं, और इनको निकालने के लिए सीआईए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करता है, ठीक है। कोवर्ट ऑपरेशन, नॉट ओवर्ट ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन, कोवर्ट समझते हैं मतलब सीधी लड़ाई नहीं, कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च करता है, ठीक है। इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर इसके ऊपर जाना चाहते हो तो एक अच्छी मूवी आई थी बेन एफ्लेक की, दैट वाज आर्गो, इसको वो भी मिला हुआ है, ऑस्कर भी मिला हुआ है, अगर मूवी देखनी होगी तो देख लेना, ठीक है कि नहीं। किस तरह से लाइक इसमें जो सीआईए का एजेंट होता है उसको वो जो है ईरान में जाता है एक फिल्म मेकर बन के जाता है, और यहाँ पे जो एम्बेसी के लोग होते हैं उनको एज अ फिल्म का क्रू बना के वापस लेके आता है। तो बहुत डेयरिंग जो है एक मिशन को प्लान करते हैं लोग, वो सारी चीजें, बट एनीवेज यू गॉट द पॉइंट, है ना। अगेन सो इससे क्या होता है, अगेन जो ईरान है, वेस्टर्न जो कोऑपरेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है, और ईरान अपना न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिपेंडेंटली बनाना स्टार्ट कर देता है। इंडिपेंडेंटली मतलब है यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है रशिया का सपोर्ट इसे यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज रेवोल्यूशनरी गार्ड। अब एस्केलेशन कब होता है, एस्केलेशन होता है 2002-2003 के आसपास तक आते हुए, जहां पे कि यूएस के सैटेलाइट जो हैं, जो ईरान के वहां पे जो माउंटेनियस रीजन है, जाग्रोस वाला रीजन है, वहां पे यूएस का स्पाई या यूएस का जो सैटेलाइट होता है वो न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है जी। न्यूक्लियर रेडिएशन ये बेसिकली जो एक इनकी फैसिलिटी है कॉल्ड एज नेतन्स इन अरक, ये दोनों साथ साथ में ही है। यहाँ पे जो है स्पाइक्ड रेडिएशन देखने को मिलती है, एंड यूएस जो है क्या करता है, वो अक्यूज करता है कि भाई इन्होंने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीक्रेटली यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं, ठीक है जी। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसको बोलते हैं कि भाई आप देखो क्या कर रहे हो, अंधे हो गए हो। तो बेसिकली क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो है यहाँ पे हो जाती है स्टार्ट, ठीक है कि नहीं। और इसके पीछे जो है क्या हुआ, जो ईरान है इसको काफी ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, स्पेशली यूके, फ्रांस एंड जर्मनी के अंडर, ठीक है, मीडिएशन होती है, और ईरान जो है ये यूरेनियम एनरिचमेंट को सस्पेंड कर देता है, ठीक है कि नहीं। बट फिर दोबारा 2006 में क्या होता है, ईरान फिर दोबारा एनरिचमेंट स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे फिर पकड़ा जाता है, क्योंकि अगेन पूरी दुनिया की नजर होती है, सेम स्पाइस सैटेलाइट से पकड़ा जाता है, एंड यूरोपियन जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या करती है, इस पे कंप्लीट सैंक्शंस लगा देती है, ठीक है जी। ट्रेड सैंक्शंस, इस तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस यहाँ पे लगा दी जाते हैं। तो यहाँ पे सैंक्शन जो है इट इज बैक्ड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है जी। 2010 तक आते आते जो है यहाँ पे बहुत सारे अटैक्स ईरान झेलता है, जैसे कि इसराइल। अब बेसिकली ईरान के न्यूक्लियर वेपन डेवलप होने से सबसे ज्यादा इमीडिएट थ्रेट किसको है, वो इसराइल को है। अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है, आइसोलेशन में बैठा है, वहां तक कोई नहीं पहुंचने वाला है। इमीडिएट थ्रेट जो है वो क्या है, वो इसराइल है, बिकॉज इसराइल को ऑलमोस्ट जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं वो क्या मानते हैं, अपना एनिमी मानते हैं। तो और ईरान और इसराइल जो है अगेन दे आर एट वॉर्स, ठीक है। सो बेसिकली जो यहाँ पे इसराइल है वो अमेरिका के साथ मिलके एक यहाँ पे मालवेयर अटैक करता है इसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज स्टक्सनेट। 2010 में काफी ज्यादा न्यूज में था स्टक्सनेट। ये बेसिकली ईरान के बहुत सारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं और प्लेटफॉर्म सिस्टम्स हैं उनको जाके डिस्ट्रॉय कर देता है, और यहाँ के ईरान के जो सेंट्रीफ्यूजेस है इनको डिसरप्ट करता है। नहीं तो बम इन्होंने उसी टाइम तक बना लेना था, बट यहाँ से जो है इनका प्रोग्राम काफी पीछे चला जाता है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज या दो चीजें मैंने आपको बतानी है जो आप यहाँ पे सुन रहे हो, वो है कि हम लोग व्हाट डू यू मीन बाय यूरेनियम एनरिचमेंट, ये क्या चीज है, एंड व्हाट इज दिस सेंट्रीफ्यूज जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है जी। यूरेनियम एनरिचमेंट समझो इस चीज को, जो भी यूरेनियम हम लोग नेचुरली निकाल रहे हैं, जैसे यूरेनाइट है, पिच ब्लेंड इसके जो मेन ओर्स हैं वहां से निकालते हैं, वहां पे यूरेनियम के दो आइसोटोप मिलते हैं, ठीक है जी। एक होता है यूरेनियम 235 और एक होता है यूरेनियम 238, ठीक है जी। 235 होता है, 238 होता है। अब जो 238 है ये बहुत ज्यादा फिसल मटेरियल नहीं है, इससे रेडिएशन जरूर निकल रही है, बट इससे आप तोड़ के, है ना, फिजन करके एनर्जी नहीं निकाल सकते हो।
एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता। एनर्जी प्रोड्यूस करने का मजा जो है इसका है, यूरेनियम 235 है, ये ब्रेक डाउन करता है और इससे जो आप एटॉमिक एनर्जी बात करते हो, न्यूक्लियर फिजन की एनर्जी बात करते हो, वो इससे निकलती है, ठीक है। बट नेचर देखो, नेचर किस तरह की चीज है, नेचर में जितने भी यूरेनियम के ओर हैं वहां पे हर एक उसमें ऑलमोस्ट 98 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है उसमें आपको यूरेनियम 238 ही मिलता है, ठीक है। यूरेनियम 235 जो है वो 1% या कई बार 1% से भी कम होता है, समझ रहे हो आप, ठीक है जी। सो बेसिकली एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक आर्टिफिशियल प्रोसेस के तहत इस यूरेनियम 235 की जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, ठीक है कि नहीं। यूरेनियम 235 अगर मैं बात करूं, यूरेनियम 235, तो अगर हम जो नॉर्मल रिएक्टर्स देखते हैं जिसमें हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं, जैसे हम लोगों के पास न्यूक्लियर रिएक्टर है, यूरेनियम 235 जो है उसमें 3 पॉइंट समथिंग परसेंट से लेके अराउंड 20% तक एनरिच्ड होता है, डिपेंडिंग अपॉन किस प्रकार का रिएक्टर है। इसके ऊपर एनरिचमेंट की जरूरत जो है नहीं पड़ती अगर आप जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग यूरेनियम यूज करना चाहते हैं तो। हाउएवर अगर आप विस्फोटक बम बनाना चाहते हो, अगेन अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन करवाना चाहते हो, उसके तहत आपको एटलीस्ट 50 से 90% के आसपास में न्यूक्लियर एनरिचमेंट चाहिए होती है, ठीक है कि नहीं। तो एनरिचमेंट जो है 60 to 90, लाइक मोटा मोटा 90% एनरिच्ड यूरेनियम रखते हैं हम लोग वहां पे मिनिमम। 235 मींस अगर आपने 100 ग्राम का बम बनाया है तो उसमें यूरेनियम 235 कितना होगा, लाइक 90 ग्राम टू 95 ग्राम यूरेनियम 235 है। तभी जितना ज्यादा अनकंट्रोल फिजन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो बम का कुछ मतलब बनेगा, ठीक है जी। इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग एक यंत्र यूज करते हैं, जिसे हम लोग जनरली जो बहुत बेसिक यंत्र यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं गैस सेंट्रीफ्यूज। गैस सेंट्रीफ्यूज देखी होगी ना आपने, सेंट्रीफ्यूज जैसे आप लोग देखो ब्लड जब सैंपल करते हो तो देखो उसमें बॉटल्स या वाइल्स रखते हैं वैसे घूमती है, तो दैट इज अ सेंट्रीफ्यूज इक्विपमेंट, ठीक है। इसी तरह का सेंट्रीफ्यूज इक्विपमेंट होता है, बड़ी सी पाइप होगी, सिलेंड्रिकल पाइप, वो रोटेट करेगी। एक तरफ से हम लोग जो है यूरेनियम 235 में 238 जो मिक्स नेचुरल यूरेनियम का जो आपका और होगा वो डालेंगे, दूसरी तरफ से हम लोग कंसंट्रेटेड यूरेनियम जो है वो लेते हैं 235, उसको कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह के सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं, इसके आप डायग्राम नॉट इंपॉर्टेंट है ना, मैं जस्ट अच्छी बता रहा हूं। तो दिस इज बेसिकली सेंट्रीफ्यूज, ठीक है कि नहीं। अब दो चीजें हमें ईरान में पता चली, एक की एनरिचमेंट कर रहे हैं, उसका कैसे पता चला, बिकॉज स्पाइस जो सैटेलाइट से उन्होंने बहुत सारी फोटोज खींची जिसमें सेंट्रीफ्यूज क्लियरली दिख रहे थे, ठीक है जी। ऑलमोस्ट एक एक्यूजिशन ये आया था कि 5000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज है। 5000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज का क्या करना था इन्होंने, ठीक है जी। बिकॉज अंडर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी दे कैन गेट यूरेनियम, जितना रिएक्टर के लिए यूरेनियम है वो बाहर से ले सकते हैं, किसी भी कंट्री से खरीद सकते हैं। हाउएवर अगर इतने सेंट्रीफ्यूजेस रखे हैं इसका मतलब क्या है, दे आर इनरिचिंग यूरेनियम बियॉन्ड द एक्सटेंड नॉर्मल कैपेसिटी विच कैन बी यूज इन द रिएक्टर, ठीक है कि नहीं। तो सबको बात तो क्लियर है कि भाई न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं। एज ऑफ नाउ इनके पास देखो अभी लाइक अप टू 60% प्योरिटी में जो है दे हैव बीन एबल टू अचीव, और बहुत इजी है, लाइक वंस यू हैव अचीव 20% ना, उसके बाद ग्रेडिंग इट टू 40, 50, 60, 90 इज जस्ट मिनट्स। अब तो नहीं मैं बोलूंगा, बट अगेन इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, विद इन एन ईयर यू कैन इजीली डू इट, ठीक है ना। एक्सपर्टीज मिल जाती है कि भाई किस तरह से करना है, ठीक है कि नहीं। एंड वेपन ग्रेड विच इज 90% के आसपास में, दे आर वेरी क्लोज टू 60% कर लिया है, तो दे आर वेरी क्लोज टू। दैट्स व्हाई यूएस इज सो एडमेंट कि भाई इनको जितनी जल्दी रोकने की कोशिश किया जा सके उतना रोक लें, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बन गया तो दे विल हैव अ लाइक अपने पास तुर्क का इक्का होगा, ठीक है नहीं। अभी पाकिस्तान के पास है ना, ठीक है तो क्या फील्ड स्टेट है, अब तक हमने चढ़ाई कर देनी थी जब तक अगर उनका न्यूक्लियर वेपन नहीं होता तो, ठीक है नहीं। और हम लोग बुद्धा और गांधी वाले देश ना होते, ठीक है कि नहीं। एनीवेज कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर वेपन इज अ फेल सेफ ऑप्शन, ठीक है। नॉर्थ कोरिया ले लो, छोड़ो पूरे पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया ले लो, ठीक है, अब तक जिंदा क्यों है, समझ रहे हो। नॉर्थ कोरिया क्यों है, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन है उनके पास, ठीक है जी। दे नो चाहे गंदा से फेंकेंगे, डर्टी बॉम्ब भी फेंकेंगे, पर दे कैन डू गुड डैमेज। सो बंदा कहता है कि भाई ये तो डूबे ही है तो दूसरे को मतलब ना डुबाए, तो दैट्स द थिंग, है ना। एनीवेज लो टू मीडियम एनरिच यूरेनियम का भी बहुत ज्यादा स्टॉक पाइल है इनके पास। ये कुछ साइट्स हैं इनकी, ठीक है, जो आज न्यूज़पेपर में आए थे। नतैंज है, इस्फान है, खोंदाब है और फॉर्दो है, ठीक है। ये कुछ आपकी यहाँ पे साइट्स है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है,
नेटलिंग्स है, बेसिकली पहाड़ों के अंदर फैसिलिटी बना रखी है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे जो है इनके पास मोस्टली एनरिचमेंट हो रही है, ठीक है। सो ये जो है हम लोग, इन्होंने IAEA को एक्सेस दे नहीं रखा है इन साइट्स का, स्पेशली नेथन साइट का जो है एनरिचमेंट का लाइक वो एक्सेस दे नहीं रखा है इंस्पेक्शन का, तो बिकॉज ऑफ दैट एवरीबडी नो कि भाई समथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है कि नहीं। अब हुआ क्या, देखो इंटरनेशनल एरिना में क्या चलता है, देयर हैज टू बी टॉक्स, ठीक है नहीं। क्या होता है, जब हम सैंक्शन लगाते हैं, कुछ हार्ड डिप्लोमेटिक मेजर्स लेते हैं, उसके बाद कुछ सॉफ्ट डिप्लोमेटिक मेजर्स भी लेने जरूरी होते हैं, नहीं तो वही है ना, स्टेलमेट हो जाएगा, फिर एट द एंड वॉर ही बचती है, विच एवरीबडी अवॉइड्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, ईरान के साथ जो है डिस्कशन करनी स्टार्ट करी, और उसमें जो है आते हैं 5 जो आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं, प्लस आपका जर्मनी आता है इसमें, ठीक है जी। यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना विच आर पार्ट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, प्लस जर्मनी आते हैं यहाँ पे P5+1। ये मिलके जो है ईरान के साथ नेगोशिएशन करते हैं, और 2015 में एक ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है वो साइन होता है, ठीक है जी। इसके तहत क्या होता है कि भाई ये अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को 3.67% विच इज लाइक क्रिटिकल एंड विच, जिससे कि न्यूक्लियर रिएक्टर चल जाते हैं, इतना तक रखेंगे। इनका जो स्टॉक पाइल है सेंट्रीफ्यूज का और इनरिच यूरेनियम का, उसको जो है खत्म करेंगे, IAEA की इंस्पेक्शंस को अलाउ करेंगे, एंड इन रिटर्न्स हम लोग क्या करेंगे, सारे सैंक्शंस इसको लिफ्ट कर देंगे, ठीक है जी। ये बात हमने बोली, और इसी में जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231 के तहत इस डील को एंडोर्स भी कर दिया गया था, ठीक है जी। कि आप, अब ईरान को बोला कि आप जल्दी से जल्दी जो है एनरिचमेंट अपनी जो है स्टॉक पाइल को खत्म करें, एंड इंस्पेक्टर्स को जो अलाउ करें इंस्पेक्शन करने के लिए, ठीक है कि नहीं। उसके बाद क्या हुआ, फिर आए हमारे ट्रम्प चचा, ठीक है नहीं। तो ट्रम्प चचा आने के बाद क्या हुआ, बेसिकली ये जैसे थे पहले टर्म में भी वैसे थे, जैसे दूसरी टर्म में कहता नहीं कुछ नहीं है, कहता मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ओबामा जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जोर लगा के ये जो एग्रीमेंट किया था, ही कंप्लीटली रिसीडेड फ्रॉम दैट एग्रीमेंट। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं विड्रॉ कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए, सैंक्शंस दोबारा लगाए, ठीक है जी। एंड ईरान ने बोला जब सैंक्शंस लगी रहे हैं और तुमने मानना नहीं है, तो हम लोग अपनी इनरिचमेंट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है कि नहीं। ये चल पड़ा। इसी टाइम पे जो है मोसाद ने ईरान इसराइल की जो एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद ने, यूएस के साथ मिलकर जो इनका टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट था मोहसिन, आई डोंट नो भाई साहब का नाम क्या आगे, पर मोहसिन जी हैं, जो उनको जो है मार दिया था यहाँ पे। तो असैसिनेशन अटेम्प्ट वाज वन ऑफ द हॉट अटेम्प्ट्स व्हिच वाज डन इन दिस टाइम, ठीक है कि नहीं। तो इसके कारण ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है थोड़ा सा और ज्यादा डिले हो गया था। हाउएवर ओवरऑल जो है ये ट्रीटी खत्म हो गई, एग्रीमेंट जो है ये डील खत्म हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन आती है, ठीक है जी। बिडेन आती है तो ये फिर दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करती है, ये JCPOA जो आपका ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन होता है, इसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टॉक स्टार्ट होती है वियना में, ठीक है जी। बट वही बात है कि ईरान जो है वो पहले बोलता है, अब ईरान थोड़ा सा टफ स्टैंड लेता है कि भाई जो आपने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, तो एक पहले तो इसको बंद करो, ठीक है कि नहीं। दूसरा, इसमें बेसिकली स्कोप ऑफ जो इंस्पेक्शंस होती हैं उनको रिड्यूस करने की बात करते हैं ये। एंड देन दोनों ही कंट्रीज में जो है पॉलिटिकल टर्मोइल होता है थोड़ा सा, तो ये जो बातें हैं ज्यादा चलती नहीं है। मीनवाइल ईरान जो है वो हैज क्लोजर टाइज विद चाइना एंड रशिया, ठीक है कि नहीं। अब ये बेसिकली देखते हैं ना, इनका टर्फ जो है, जैसे हुथीज हैं आपके यमन में हो गए, ठीक है, उनको फ्यूल कर रहे हैं, जॉर्डन हो गया आपका, ठीक है जी। तो वो सारा एरिया में ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे होते हैं, सीरिया में जो है काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, कहीं ना सारा ये जो सीरिया में इनका जो बशर अल असद है इसका एलाई होता है, ठीक है नहीं। तो वो डिफीट हो जाता है, तो ये थोड़े से बैकफुट पे होते हैं। चाइना और रशिया के साथ जो है ज्यादा अच्छे टाइज मेंटेन करते हैं, यूएस के साथ ज्यादा बात नहीं होती, ठीक है जी। उसके बाद फिर आते हैं आपके एज ऑफ नाउ जो चल रहा है, फिर आपके ट्रम्प आ गए। तो ट्रम्प आने के बाद अभी क्या चल रहा है, अभी फिर दोबारा से नेगोशिएशन जो है वो स्टार्ट हो रखी है, और कहीं ना कहीं फिर हम लोगों ने देखो बहुत सारी बातें भी देखी कि हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर देंगे, ठीक है जी। तो ये सारी बातें चली। हाउएवर टॉक्स जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गए, बिकॉज दोनों कंट्रीज को पता है कि टॉक्स के बिना काम नहीं बनेगा। सो द टॉक्स हैव स्टार्टेड अगेन, ठीक है। बट वही है कि जब ट्रम्प जो है थोड़ा हार्ड स्टैंस लगते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये कुछ नहीं करते, एक मीटिंग मिस कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। मीटिंग मिस हुई या कुछ ऐसी कोई चीज होगी तो फिर दोबारा फर्स्ट पेज के न्यूज में आते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा होता है, ठीक है नहीं। तो ये जो है ओवरऑल आपका एज फार एज द टॉपिक इज कंसर्न, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें इसमें यही है कि भाई ये आपका एनरिचमेंट क्या होता है,
देन ये जो IAEA है, इंटरनेशनल एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, इंडिया की पोजीशन क्या है ऑन ईरान न्यूक्लियर इशू? ठीक है, अब हम लोग क्या है, हम लोग तो बेसिकली दोनों से बेनिफिट चाहते हैं। ठीक है, एनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट का हमारा बेसिकली मोटो रहता है। तो यूएस को भी नाराज नहीं कर सकते हैं, ईरान भी हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज हमारा जो नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर है, ठीक है, इट पासिस फ्रॉम ईरान। ठीक है, चाबहार से या बंदर अब्बास से जाएगा, यहीं से हम लोग जो है सेंट्रल एशिया एंड यहीं से हम लोग बेसिकली यूरोप जाने की बात कर रहे हैं। और हमारे इनके साथ कल्चरल टाइज भी हैं, और ओवरऑल जो है ईरान और हमारा बेसिकली ट्रेड टाइज भी काफी अच्छे हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स वी डोंट वांट टू एंटागोनाइज देम। ठीक है, चाबहार पोर्ट में तो हमारी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी लगी हुई है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स हम लोग बेसिकली एक एमिकेबल सोल्यूशन की तरफ देखना चाहते हैं। ठीक है जी, हम लोग वही बोलते हैं कि नॉन प्रोलिफिकेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें करते हैं। हाउएवर ओवरऑल हम लोग दोनों के साथ ही ठीक सी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ना ही हमने ईरान को बोला कि भाई आप अपना सिस्टम बंद कर दो, ना ही हमने यूएस को बोला। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। हाउएवर दोनों से हम लोगों को क्या है, बेनिफिट लेना है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। एनीवेज, स्टैंस हमारा है वही नॉन प्रोलिफरेशन ही रहा है। ठीक है जी, कि नॉन प्रोलिफरेशन होनी चाहिए बट विद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, तो यही है। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक जो है फिर आपका आ गया वाटर डिस्प्यूट बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है जी, सो अगेन डिस्प्यूट अराइज कहाँ से हुआ भाई? हरियाणा ने 21 तारीख को 21 अप्रैल को ये जो है पंजाब को बोला कि हमें जो है एक्स्ट्रा पानी दे दो, हमारे जो सिरसा फतेहाबाद वाले जो रीजन है वहां पे बेसिकली पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, पीने के पानी की जरूरत है। ठीक है कि नहीं? तो हरियाणा ने जो है 8500 क्यूसेक पानी मांगा। ठीक है जी, ओवरऑल इनका जो इनका रोज का कोटा था दैट वाज समवेयर अराउंड 3000 के आसपास में, तो 8500 मांगा। ओवरऑल एक 4500 क्यूसेक पानी जो है इन्होंने एक्स्ट्रा मांग लिया है। ठीक है कि नहीं? अब बेसिकली जैसे हिसार सिरसा फतेहाबाद जो इनका कैनाल है, भाखड़ा मेन लाइन जाती है वहां पे, तो वो पानी जो है इन्होंने कहते हैं हमें अपना ड्रिंकिंग वाटर को लिए चाहिए, बिकॉज जो है मानसून आने में टाइम है। पंजाब ने रिजेक्ट कर दी डिमांड। इन्होंने क्यों बोला? बिकॉज ये कहते हैं कि हमारे पास वाटर स्कैर्सिटी ऑलरेडी है। ठीक है कि नहीं? वाटर स्कैर्सिटी है, तो बीबीएमबी ने जो रिसेंटली मीटिंग हुई थी उसके तहत बीबीएमबी ने हरियाणा के फेवर में जो है वोट कर दिया और बोला है कि भाई आप बेसिकली क्या करो, पानी छोड़ दो। ठीक है, बीबीएमबी ने पानी छोड़ने की कोशिश करी, तो पंजाब के जो मिनिस्टर साहब वो हमारे बेंच साहब हैं वो बेसिकली वहां जाके ताला लगा के बैठ गए हैं। ठीक है जी, सारी जो पंजाब के पॉलिटिकल पार्टी से इकट्ठी होगी, बोलता हमारे पास एक बूंद पानी नहीं है। हरियाणा वाले भी इकट्ठे हो गए तो कहते हमें तो पीने के लिए पानी चाहिए, ऐसे मत करो। कह रहा हर साल हम लोग थोड़ा ऐसे 100% यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, कई बार तुम्हें भी तो एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, आज हमें जरूरत है तो आज आप इसे पॉलिटिकल इशू बना रहे हो। ठीक है जी, फिर वो काइंड ऑफ ये जो है आम आदमी पार्टी वर्सेज बीजेपी बन गया है, क्योंकि बाकी सारे स्टेट जो है बीजेपी के हैं। एक हमारे पास रेडू कट्टा है, वो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है जी, उसमें रेडू कट्टा ही हो गया, वो बेसिकली कांग्रेस ही है। ठीक है जी, तो वो बेचारों ने जब वोटिंग हुई तो चुपचाप बैठ के एब्सटेन करके वोटिंग नहीं करी। ठीक है जी, जो हरियाणा था, राजस्थान था, दिल्ली था, तीनों ने जो है यस में वोट किया। पाकिस्तान ने पाकिस्तान का पंजाब ने नो में वोट किया। ठीक है जी, एंड हिमाचल जो है वो क्या कर गया? एब्सटेन कर गया। ठीक है कि नहीं? पंजाब ने अपनी पोजीशन क्या बोली कि भी ऑलरेडी अपना कोटा जो है उससे 104% दे तो दिया। ठीक है जी, अराउंड 3.1 मिलियन एकड़ फुट होता है, जो कि भाई अगेन 1 मिलियन एकड़ को अगर 1 फुट तक पानी भरे तो इतना पानी हो गया। ठीक है जी, तो कहते हैं ऑलरेडी हम लोग इतना पानी दे तो चुके हैं। ठीक है, विच इज 104%। अलॉटमेंट हुई थी इनकी अराउंड 2.98 मिलियन एकड़ फुट की, हम 3.1 दे चुके हैं। ठीक है, और भी दे देते कहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है भी, भाखड़ा में पानी कम है, पोंग में पानी कम है, रंजीत सागर जो आपका रावी में है पानी कम है। कहते तो कहता अगर पानी कम है हम लोगों के पास, हम लोगों को भी आगे हमारा आ ही गया, बेसिकली सोइंग सीजन आ गया, तो फार्मर जो है स्पेशली जो कैनाल वाले एरियाज में वो कहेंगे पानी लाओ। ठीक है ना? तो कहता भाई अब उन लोगों के पास जो पानी बचा है वो हमारे अपने कोटे का ही पानी है, अगर हम पानी देंगे तो भाई फार्मर जो है वो पहले ही खट खड़ी कर रहे हैं, दोबारा फिर आ जाएंगे रोड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है चीज हुई है। अब हरियाणा बोल रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, पंजाब कह रहा है कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो क्या कहेगा, वो तो वहीं बैठा है। ठीक है, वो तो कहेगा आ जाओ, है ना? एनीवेज, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। ये जो है वाटर डिस्प्यूट है। थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। जो
इशू है वो क्या है, वो प्रोजेक्ट कौन सा है, दिस भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ठीक है कि नहीं? तो आप चलती रहती है बातें, हाँ ये अभी देखो इस पॉलिटिकल नहीं बनाएंगे इसको ना, ये मुझे पता है कि हम तीनों स्टेट्स के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ऐसे वो नहीं करना है। ओके, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट, वो अपना कंट्रोवर्शियल टॉपिक ले रखा है मैंने। सो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बेसिकली जो मेन प्रोजेक्ट या जो मेन वाटर सप्लाई हैज टू कम फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, ठीक है कि नहीं? सो ये जो है हम लोगों ने अर्ली 20th सेंचुरी में प्लान किया था, 1901 के आसपास में से प्लान कर लिया गया था, इंडिपेंडेंस के बाद इसे लॉन्च किया गया था। बेसिकली सतलुज नदी पे ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, दिस इज यू कैन सी दिस इज सतलुज रिवर, एंड ये रिवर के ऊपर यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है। जो हिमाचल है वहां पे आपको आपको भाखड़ा प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, एंड पंजाब में 10 किलोमीटर नीचे पंजाब में आपको नंगल प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। भाखड़ा एंड नंगल प्रोजेक्ट है आपका, भाखड़ा हिमाचल में एंड देन नंगल यहाँ पे पंजाब में, ठीक है कि नहीं? तो ये प्रोजेक्ट है, अगेन 1952 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, हार्वी 55 में स्टार्ट हुआ था हार्वी स्लॉकम के अंडर, एंड 1962 में इसे कंप्लीट किया था। जो पंजाब में बैठने वाले बच्चे उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए, 62 में इसे किया था, ठीक है जी। और नेहरू जी ने इसके अंदर ऊपर पर्सनल इंटरेस्ट लिया था, बोला कि भाई दे he basically had a personal interest on this particular project, इन्होंने बोला था टेम्पल, he called it as टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। जिस टाइम पे बनाया गया तो उस टाइम पे वर्ल्ड का हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम्स था, ठीक है जी। ग्रेविटी डैम में कुछ नहीं करते हम लोग, बेसिकली क्या करते हैं, बड़ी सी दीवार लगाते हैं और ग्रेविटी के बेसिस पे पानी को नीचे फेंकते हैं, ग्रेविटी डैम था, ठीक है कि नहीं? तो ये प्रोजेक्ट हमने लगाया था यहाँ पे। बट उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम पे जब ये प्रोजेक्ट लगा था उस टाइम पे पंजाब वाज अनडिवाइडेड, ठीक है जी। पंजाब वाज नॉट डिवाइडेड, पंजाब वाज नॉट रीऑर्गेनाइज्ड, ठीक है जी। सो इट वाज समटाइम समथिंग, इट वाज समथिंग लाइक दिस, ठीक है कि नहीं? सो पंजाब, मोस्ट ऑफ दिस हरियाणा वाला एरिया विच इज नाउ दिस एरिया वाज पार्ट ऑफ पंजाब ओनली, एंड मेनी पार्ट्स, फॉर इंस्टेंस जैसे कांगड़ा हो गया, ऊना हो गया आपका ये रीजन, एज वेल एज मोस्ट ऑफ जो आपका ये अपर बेल्ट है, ये सब जो है दिस वाज पार्ट ऑफ पंजाब ओनली, ठीक है कि नहीं? इवेंचुअली क्या हुआ, 1966 में हम लोगों ने रीऑर्गेनाइजेशन कर दी, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन करी थी, कौन सी कमेटी के अंडर करी थी? अभी पीछे हुकुम सिंह कमेटी के अंडर करी थी। तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 का आया, जिसके तहत अपर जो हिली रीजन से सारे दे वेंट एंड बिकम द यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, विच लेटर बिकेम दी स्टेटहुड लेटर मिल गया था इसको। फिर उसके बाद पंजाब निकला, ठीक है जी, बेस्ड ऑन लाइक जो पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन, एंड देन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट जो है इट बिकेम हरियाणा, ठीक है जी। तो 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो बेसिकली पानी है उनको, उसका वितरण के लिए भी जो है रीऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उसका भी काम देखना था। तो जो भाखड़ा वाला जो पानी था उसके लिए बेसिकली हमने यहाँ पे क्या बनाया, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड बनाया। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड वाज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 ऑफ दिस पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है जी। अब इसके तहत जो है बेसिकली क्या था, पानी की शेयरिंग देखनी थी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली, ठीक है जी। इसकी शेयरिंग के लिए बनाया था, क्योंकि अनडिवाइडेड पंजाब में क्या था कि भाई हिमाचल वाज पार्ट ऑफ पंजाब ओनली, ठीक है, पंजाब वाज पार्ट ऑफ पंजाब ओनली, हरियाणा वाज पार्ट ऑफ पंजाब ओनली। जो मेन लाइन थी भाखड़ा की, दिस वाज गोइंग टू दिल्ली आल्सो, ठीक है जी, एंड वन पार्ट ऑफ इट वाज गोइंग टू राजस्थान। सो सभी को पार्टी मिला के क्या किया, इसके बोर्ड में बिठा दिया था, बीबीएमपी के, ठीक है कि नहीं? बीबी पहले उस टाइम भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड था, सिर्फ बीएमबी था। उसके बाद क्या किया, इसको जो है ब्यास भी ऐड कर दी थी इसके अंदर, ठीक है। ब्यास के जो प्रोजेक्ट थे, ब्यास नदी के जो प्रोजेक्ट थे आपके, वो भी ऐड कर दिए थे इसके अंदर, पिक्चर का है। तो ब्यास के प्रोजेक्ट थे आपके, जैसे पोंग का प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है जी। ये प्रोजेक्ट हम लोग, पोंग हो गया, पंडो हो गया, ये हमने प्रोजेक्ट ऐड कर दिए थे ब्यास के ऊपर, ठीक है जी। पार्वती रिवर के ऊपर है पंडो, ब्यास के ऊपर पोंग हो गया आपका, ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए थे, बिकॉज लिंकिंग हमने करनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है कि नहीं? सो ओवरऑल जो है हमने क्या किया, इसको भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया, ठीक है। अब इसके तहत हर साल क्या करते हैं, एवरी ईयर लाइक स्टार्ट ऑफ आई गेस मई के आसपास में ये क्या करते हैं, वितरण करते हैं पानी का, सीइंग दी वाटर कंडीशन कैसी है, कितनी बारिश हुई है, कैचमेंट में कितना पानी पड़ा है, उस बेसिस में एवरी ईयर जो है वो क्या करेंगे, वो कोटा डिसाइड करते हैं सारे शहरों का, सारे राज्यों का, ठीक है जी। पंजाब, हरियाणा कितना, राजस्थान को कितना मिलेगा, ये सारा जो है कोटा डिसाइड किया जाता है। और ये 31 मई से 31 मई के बीच में चलता है, ठीक है, मतलब 32 मई टू मई चलता है। और इतना पानी जो है देन उसके बाद पूरे साल में छोड़ा जाता है,
ठीक है जी, अलग अलग राज्यों को दिया जाता है। ठीक है, पंजाब के पास ही है तो पंजाब के पास अगेन सबसे बड़ा रिपेयरिंग स्टेट पंजाब है तो पंजाब के पास आता है। फिर ये जो भाखड़ा है, इससे इसका जो मेन कनाल है, ठीक है, दिस इज भाखड़ा की मेन कनाल आ रही है यहाँ से। तो ये बेसिकली आपका रोपड़ से होती हुई ये पटियाला से होती कहाँ चल जाती है, ये सिरसा फतेहाबाद चल जाती है हरियाणा में। ठीक है कि नहीं? तो ये डिवीजन जो है ये इस तरह से करी जाती है, पंजाब को कितना पानी मिलेगा, उसके बाद हरियाणा को कितना पानी मिलेगा थ्रू भाखड़ा मेन लाइन। देन इसी के तहत जो है भाखड़ा का पानी सतलुज में हरीके में जाता है, उसके बाद सिरंद फीडर जाता है, सिरंद फीडर के बाद जो है वो कहाँ जाता है, इंदिरा गांधी कनाल चला जाता है राजस्थान में। ठीक है जी, तो राजस्थान को इस डैम से या इस बेसिकली भाखड़ा वाले रिजर्वायर से कितना पानी मिलेगा वो हम लोग देखते हैं, जो कि इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू पहले सतलुज में आगे फेंका जाएगा, फिर वहां से हरीके से फीडर कैनाल सरहद तक, फिर उसके बाद बेसिकली राजस्थान। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नहीं यहाँ से पानी आगे गया भाखड़ा और अपना हरीके पे, हरीके से सिरंद कैनाल, देन सिरंद कैनाल जो है एट द एंड गोज टू राजस्थान, बिकम्स इंदिरा गांधी कैनाल। लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया का, लॉन्गेस्ट कैनाल है, हम लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है जी। सो इस तरह से बेसिकली ये सारे पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं, वो करते हैं। ओके, नाउ एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न, ठीक है, अब इसमें मैंने जैसे कोई ऐसे डिबेट या टॉपिक वाला इशू नहीं डाला हुआ कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बिकॉज सेंसिटिव मामला है। अब सब लोग बैठे, ऐसे नहीं चाहता क्लास से बाहर निकलूं, हम लोग एक दूसरे के साथ हाथापाई करने बैठ जाओ। ठीक है, तो पानी है बेसिकली, ठीक है ना। सो थिंग इज यहाँ पे व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट this water war is real। ठीक है, नहीं हम लोगों को ये नहीं देखना है अभी तो चलो हमारे पास ये एक मिनट इंस्टेंस आ गया, ठीक है जी, बट आप साउथ में चले जाओ, आप कावेरी डिस्प्यूट देख लो, ठीक है, ये एक दूसरे की जान को पड़ जाते हैं, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है कि नहीं, यू नेम एनी स्टेट विच हैज अ मल्टी रिपेरियन बेसिन है जिसका, या मल्टीपल स्टेट बेसिन है, तो वहां पे हम लोगों को ये वाटर वॉर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, पानी की जो है वॉर्स। अब इसके पीछे बेसिक अगर मैं बात करूं, इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है कि भाई हम लोग स्नोफॉल नहीं देखी, बारिशें नहीं हुई हिमाचल में ज्यादा, तो डैम्स में पानी कम है, डैम से पानी ज्यादा था तो छोड़ भी देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है कि नहीं। सो एक मूवी आई थी मैड मैक्स, देखी किसने मूवी? मैड मैक्स मूवी आई थी जिसमें बोले सब कुछ पड़ा होता, तेल कुआं सब पड़ा होता, कह रहा पानी के पीछे जंग हो रही होती है। तो मेन वॉर जो है वाटर के ऊपर होती है। ठीक है नहीं, सो वाटर इज सच एन इम्पोर्टेंट सोर्स कि भी अगर थोड़ा सा भी पानी जो है इधर उधर हो जाएगा तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ठीक है कि नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, एक और इन्होंने बात बोली कि भाई जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है उसके तहत कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सो बेसिकली कोर्ट नहीं जाएंगे, ट्रिब्यूनल सेटअप होती है। आर्टिकल 262 के तहत क्या होता है बेसिकली, जो इट्स बेसिकली इंटर स्टेट डिस्प्यूट है। देखो वाटर जो है, वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है जी, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। स्टेट सब्जेक्ट मींस पानी जो है राज्य अपने हिसाब से पानी का वितरण या पानी का वो कर सकता है। हाउएवर अगर इट इज अबाउट द इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट या इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है, ऐसा नदी जो कि दो स्टेट्स में जा रही है और दोनों स्टेट उस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी आर्बिट्रेशन है, इट हैज टू गो थ्रू और इट हैज पार्लियामेंट हैज द सोल अथॉरिटी ऑन इट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 262। ठीक है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इसे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, इट्स अ स्टोरी ऑल टुगेदर। सुप्रीम कोर्ट अपना पावर है, लाइक उनके पास अपना मतलब मजा है। ठीक है कि नहीं, दे हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, उस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के साथ ये कुछ भी ऐड कर लेते हैं। देन देयर इज लाइक लॉट ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन है, उसके तहत ये जो है कुछ भी ऐड कर लेते हैं। तो अगेन इट्स अ मैटर टू बी सीन, इट्स अ मैटर विच विल एक्सप्लोर। ठीक है, बट मुझे लगता है ज्यादा देर चलेगा, 10-15 दिन की कहानी है, उसके बाद बारिश हो जाएंगी, थिंग्स विल गो प्रिटी फाइन। क्योंकि मानसून जो है हमने पीछे देखा था आईएमडी में, मानसून की प्रेडिक्शन जो है वो फेयरली नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं अबव नॉर्मल है। ठीक है कि नहीं, बट अगेन प्रॉब्लम्स आर देयर, दिस प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू गेट वर्स विद द टाइम, दिस इज गोइंग टू गेट वर्स। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या है, दे आर रिसीडिंग, पिघल रहे हैं, हर साल जो है वाटर्स का फ्लो कम हो रहा है, इरेटिक रेनफॉल, मानसून इरेटिक बिहेव करते हैं, ऊपर जो है स्नोफॉल काफी ज्यादा
कम हो गई है, ग्लेशियर्स रिसीड कर रहे हैं, तो दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी देयर, ठीक है। सो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। और सो साइड में बैठ के शायद इसको देख के कौन हंस रहे होंगे, सोनम वांगचुक, जो बेसिकली यहाँ इसके बिकॉज ही हैज बीन लाइक, अभी पहले यहाँ से दिल्ली, चलो दिल्ली गए थे, ठीक है, नाउ ही वेंट टू यूएस एंड ऑल। तो बेसिकली व्हाट द सेम थिंग इज ना कि भी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में जो ग्लेशियल आपका जो इकोसिस्टम है उसको आप खत्म कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज है वो खत्म हो रहा है, वो आज तो हमें ही प्रॉब्लम दे रहा है, बट कल को ये प्रॉब्लम आप लोगों की तरफ आएगी, ये प्रॉब्लम हमारी तरफ अब आ रही है, ठीक है कि नहीं। सो लेट्स सी इफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ऑल दिस थिंग हैपेंस और नॉट, वी विल हैव टू सी, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है, पुराने टाइम पे भी देते रहते थे पानी, कुछ नहीं था, चलता था काम, कोई वो नहीं है ना, पीने के लिए पानी चाहिए यार, दे दो, कुछ नहीं होता। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, बाकी ऐसा कोई टेंशन नहीं है ना, देख सोचते रहना, लड़ते रहना, कुछ नहीं होता। मैं एक ना उनके उसके इवेंट में गया था, क्या कहते हैं, गुरदास मान के इवेंट में गया था, उनका पिछले साल जो है कॉन्सर्ट चल रहा था, ठीक है जी। तो वो ऊपर गाने गा रहे थे, तो नीचे जो है वो लड़के थे, यूनिवर्सिटी के लड़के थे, लड़ पड़े, धड़ हो गई, ठीक है जी। तो गुरदास मान ऊपर से बोल रहा, कर कोई नहीं, कर खून गर्म है, होता है, मार दो, कहता लड़ लो, कोई चक्कर, ठीक है कि नहीं। कॉन्सर्ट में ऐसी चीजें हो जाती हैं कि बारे, ओके, पर टेंशन नहीं लेनी है आप लोग। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ कार्बन ऑफसेट रूल्स लाइकली टू बूस्ट द ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। अब पीछे मैंने आपको बताया था कि इमिशन इंटेंसिटी की जो कंट्रोल ऑर्डर्स हैं या कंट्रोल रूल्स हैं, वो हम लोगों ने रिसेंटली बनाए हैं, जिसमें बहुत सारी एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जैसे कि मेटल्स हो गए, आपको एल्कलीज होगी, एल्यूमिनियम हो गया, वो हम लोगों ने इसके अंदर डाले हैं। तो अब इस आर्टिकल में, एक इकोनॉमी वाले पेज में आया था, इस आर्टिकल में ये बात कर रहे हैं कि भाई इससे ग्रीन हाइड्रोजन को काफी बढ़िया पुश मिल सकता है, ठीक है जी। ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को काफी बढ़िया पुश मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, देखो सोचो समझो इस चीज को कि भाई ओवरऑल लेट्स से आप उन्हीं में से एक इंडस्ट्री से हो जिसमें आपका जो है कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा है। अब आपके ऊपर क्या है, कार्बन इमिशन का टारगेट लग गया कि भाई हमें तो इतना टारगेट मिला हुआ है। अब आपको पता है कि ऑब्वियसली आज अगर आप 100 यूनिट कार्बन फेंक रहे हो, आपका टारगेट 80 यूनिट का हो गया, या कल को हो जाएगा, अगले साल 80 यूनिट का हो गया, तो आप 20 यूनिट कैसे करोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनोवेट करना पड़ेगा, अपनी इमिशंस को कम करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी, ठीक है जी। बट आप स्टील स्मेल्टिंग में कहां से टेक्नोलॉजी ले आओगे, स्टील ब्लास्ट फर्नेस है ना, उसको तो आग लगानी पड़ेगी अपने को, नहीं समझे, समझ गए ना, आग तो लगेगी उसमें, तो बेसिकली आग लगानी है तो दैट मींस वी नीड कोयला या वी नीड कार्बन इमिशन तो होंगी। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में जहां पे सच एन एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर, वहां पे रिन्यूएबल से हम लोग आग नहीं लगा सकते, बट रिन्यूएबल्स का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी चीज बना ले जिससे आग लगाई जा सके, और आग लगा दें तो क्या हो सकता है, इमिशंस कम हो सकती हैं। क्यों, क्यों तब आपने जो आग लगाई है वो बेसिकली आपने क्या करा है, आपने इमिशंस लाइक उसको बेसिकली आपने क्या किया, इस सोर्स से लगाया जहां से इमिशंस नहीं हो रही हैं, ठीक है कि नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज व्हाट आई सेइंग कि भाई आप क्या करो, जो फर्नेस वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आपकी जो मैंने इंडस्ट्री बताई आपको, आप ग्रीन हाइड्रोजन ले लो, ग्रीन हाइड्रोजन ले लो, उसका जो है उसको आप जलाओ, उससे आपकी कार्बन इमिशंस ऑलरेडी ऑफसेट हो जाएंगी, ठीक है जी। उसके ऑफसेट के क्रेडिट जो है हम आपको दे देंगे, ठीक है। आप उस क्रेडिट से क्या कर पाओगे, एक अपनी इमिशन इंटेंसिटी कम कर पाओगे, जो आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पाओगे, और अगर ज्यादा अचीव कर लिए तो आप उनको ट्रेड भी कर सकते हो सीसीटीएस के तहत, ठीक है ना, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम जो हम लोगों ने बनाया है 2023 वाला, ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई इस चीज को ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसे करके ऐसा हो सकता है, लाइक प्रहलाद जोशी जी बोल रहे हैं, यूनिट आपके रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं, बोल रहे हैं कि भाई इससे ग्रीन हाइड्रोजन को एक बहुत अच्छा पुश मिल सकता है, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन पूरे साल न्यूज में चल रहा है भाई, थोड़ा सा जो है इसको हमने याद करके रखना है, पढ़ के रखना है, समझने की कोशिश करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। हरे कलर का होता है हाइड्रोजन, नहीं, हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है दैट मींस हाइड्रोजन ऐसे प्रोसेसेस के थ्रू बना हुआ है
जो कि कार्बन कम इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बन कम इस्तेमाल नहीं, कार्बन इमिशंस को कम कर रहे हैं। ठीक है जी। जैसे कि अगर हम लोग हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बनाते कैसे हैं? बेसिकली हमारे पास पानी बहुत है भाई, ठीक है जी, वाटर है, तो वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको के अंदर बिजली डालते हैं, कैथोड एनोड बनाते हैं, बिजली डालते हैं, हाई वोल्टेज करंट डालते हैं, तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन हो जाती है, वाटर एंड हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन हम लोग क्या है, बबल्स की तरह ऊपर आता है, हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास हो गया। इसके लिए क्या लगेगी? इसके लिए लग रही है बिजली। ठीक है जी। अब बिजली आप कोयला फूक के भी ले सकते हो, अगर आप ट्रांसफार्मर से बिजली लोगे तो कोयला फूका है उसके लिए तो हमने, ठीक है जी। तो क्या वो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी? आंसर इज नो। पर अगर आपने सोलर प्लांट लगा रखा है, उससे जो है आप सारा दिन बिजली बनाते हो, उस बिजली से आप जो है ये हाइड्रोजन बना रहे हो, तो ये क्या हो गया? ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है जी। सो बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन वेयर ऑलमोस्ट जीरो कार्बन इमिशन आर डन फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो इसे हम लोग जो है ग्रीन हाइड्रोजन बोल देते हैं। और इससे जो है हार्ड टू अबेट जो सेक्टर है, जैसे अभी हमने स्टील, सीमेंट, शिपिंग की बात करी, जो भी हम लोग अबेट करने की कोशिश करें, उनमें काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है कि नहीं? अब सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन नहीं होता, बहुत अलग अलग हमने प्रकार दे रखे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन एक है जिसमें हमने रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से ग्रीन एनर्जी बनाई है। ठीक है जी। देन देर आर लॉट ऑफ अदर प्रोसेसेस, जैसे नेचुरल गैस से हम लोग स्टीम रिफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इससे इमिशंस होती हैं। ब्लू एनर्जी है, ठीक है, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करेंगे, स्टीम रिफॉर्म करेंगे, कार्बन कैप्चर कर लेंगे। तो कंपैरेटिवली इससे इससे सेकेंड रेटेड ये है कि भी आपने कार्बन जाने नहीं दिया एटमोस्फेयर में। सिमिलरली ब्लैक हाइड्रोजन है, कोयला जलाया सीधा बिजली के लिए। ठीक है जी। उसके बाद पिंक हाइड्रोजन है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। ठीक है, ऐसे बड़े सारे एनर्जी टाइप, टर्कोइस है, येलो एनर्जी, मेरे को तो पता ही नहीं कलर कौन सा होता है, एनीवेज। तो इस तरह के एनर्जी सोर्सेज है। ठीक है नहीं? मेन है ग्रीन हो गया आपका, ग्रे हो गया, ब्लैक हो गया, इनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्दों को, मेन शब्द ये हैं। ठीक है कि नहीं? अब बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन जो सर्टिफिकेशन स्कीम है, ये हम लोग सर्टिफिकेशन स्कीम लेके आ रहे हैं, या लेके आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसमें बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, जो हाइड्रोजन आप यूज करोगे सेक्टर्स के अंदर, उसको हम लोग सर्टिफाई करेंगे क्या ये ट्रूली ग्रीन है कि नहीं। लेट्स से कि आपने अपना फर्नेस जलाने के लिए हाइड्रोजन तो ले आए, बट वो हाइड्रोजन ट्रूली ग्रीन है कि नहीं है, इस चीज को कौन देखेगा? इस चीज को पहले सर्टिफाई किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो पहले इसको सर्टिफाई करेगी, ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन है। लाइक इट इज नॉट ग्रीन वॉश्ड। ग्रीन वॉशिंग क्या होती है? सिर्फ जिसमें आप दिखाते हो कि हमने ग्रीन इनिशिएटिव लिया है, ठीक है नहीं, कार्बन इमिशन रोक रहे हैं या कोई भी ग्रीनिंग कर रहे हैं, बट वो सिर्फ इट्स फॉर नेम सिक। ठीक है जी, वो एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। सो इससे बेसिकली क्या होगा, हम लोग एक्सपोर्ट रेडी भी हो सकते हैं, और कार्बन हम लोग इमिशंस को या कार्बन क्रेडिट एलिजिबल भी हो पाएंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है जी। अब इसी के तहत हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया है कि हम लोग कौन से हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन मानेंगे, जिसमें एट मैक्स 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड पर किलो हाइड्रोजन जो है निकल रही है, या पर किलो हाइड्रोजन बनाने के लिए अगर 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हम लोग नहीं इमिट करते हैं, तो उसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन मांग लेते हैं। ठीक है जी। दोनों प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड बायोमास कन्बस्शन, दोनों प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर, या दोनों प्रोसेस में हम लोग ले सकते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो इसको हैंडल कर रहा है, बोथ इसकी मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE। ठीक है। बेनिफिट क्या होंगे? बेनिफिट आपको ऑलरेडी पता है भाई, बूस्ट ग्लोबल लेवल पे हमारी क्रेडिबिलिटी। ठीक है जी। ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, या उसके डेरिवेटिव्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जैसे अमोनिया है। ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जापान के साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया है। कुछ कंपनीज है जापान की, उनके साथ हम लोग जो है 4 लाख कुछ टन ग्रीन अमोनिया बनाने वाले हैं। ठीक है, ये ग्रीन अमोनिया हमने उनको देना है, अमोनिया उन्होंने यूज करना है अपने सेक्टर्स में, हम लोग बनाएंगे, अपने को क्रेडिट मिलेगा। ठीक है जी। कार्बन ट्रेडिंग को सपोर्ट कर पाएंगे, कार्बन ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग स्कीम है, उसको हम लोग इस पे सपोर्ट कर पाएंगे। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन में स्विच करके नई गाइडलाइंस के अंदर अपने इमिशन के नॉर्म्स को क्या कर पाएंगी, अचीव कर पाएंगे, इमिशन टारगेट को अचीव कर पाएंगी। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भाई ये धीरे धीरे रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, इनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे आप लोग करते हो। ठीक है कि नहीं? तो वो चीजें होने वाली है। चैलेंजेस क्या रहेंगी? चैलेंजेस जो है अगेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है जी। कोयला सस्ता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ठीक है नहीं?
अभी भी हाइड्रोजन बनाने की कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 2 से 3 टाइम्स ज्यादा है ग्रे हाइड्रोजन के मुकाबले। ठीक है जी। सो बहुत ज्यादा महंगा है ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। दूसरा, पानी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट 10 लीटर पानी चाहिए होता है 1 किलो हाइड्रोजन बनाने के लिए। तो अगेन बहुत ज्यादा, अपने देश में तो अभी पीछे तो पड़ के हटे हैं कि पानी का बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है जी, राड़ा है। तो क्या कर सकते हैं, ओनली 5% लोकल ड्रिंकिंग वाटर जो है आप यूज कर सकते हो कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए। तो मोस्टली अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, क्या है हमारे पास, प्रगाढ़ विशाल क्या चीज है हमारे पास, समुद्र है, ओशियंस हैं। तो ओशन में जाना पड़ेगा। तो ओशन के लिए अपने को एक और चीज चाहिए, पानी जो है हम लोग सीधा खारा पानी नहीं यूज कर सकते, हमें पहले डीसैलिनेट करना पड़ेगा, डीसैलिनेशन करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा, फिर यूज कर सकते हैं। तो डीसैलिनेशन एक बहुत बड़ा इशू है, हमारे पास बहुत अच्छी डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। इजराइल के पास बहुत अच्छी है, उनसे लेने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट वही कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, डीसैलिनेशन को प्रमोट कर रही है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वाटर एफिशिएंसी, ये सब चीजें हम कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, दैट इज बेसिकली योर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर जो आपका आर्टिकल था। ठीक है जी। एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या, बेसिकली 2030 तक हम लोग का आइडिया है कि हम लोग 125 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, वो ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू लेके आने की कोशिश करेंगे। ठीक है कि नहीं, दिस इज जिसमें हम लोग एटलीस्ट 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे और 100 गीगावाट के आसपास में इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी हम लोग ऐड करेंगे। और इसके तहत हम लोगों ने लाइक ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ जो है वो हम लोगों ने अप्रूव भी किया हुआ है और इसके ऊपर हम लोग प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है हमने, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग। ओके, फिर आ जाते हैं आपके पास छोटे छोटे 2 टॉपिक्स। ठीक है, छोटे छोटे 2 टॉपिक्स में आपके पास आ गया है, एक कनाडा का इलेक्शन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का इलेक्शन। दोनों ही कंट्रीज कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, कॉमनवेल्थ के मेंबर्स रहे हैं। दोनों ही कंट्रीज वर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है जी, they were again part of Commonwealth also, they were part of British rule also, and that is why they have similar form of गवर्नमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें जिसे हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है, जो लोकल जनता होती है, वोटर्स होते हैं, वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जिन्हें एमपीज या एमएलए हमारे देश में बोला जाता है। ये लोग जो है जाके क्या बैठते हैं, सदनों में बैठते हैं, कांग्रेस में बैठते हैं या सेनेट्स में बैठेंगे, और वो जाके क्या करेंगे, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जिसको हम प्रधानमंत्री बोल देते हैं। तो यहाँ पे भी प्रधानमंत्री बेस्ड रूल आपको देखने को मिलता है। बट अनलाइक इंडिया, जहां पे कि हम लोगों ने प्रेसिडेंट का, या हम लोग प्रेसिडेंट चूज करते हैं, ठीक है कि नहीं, प्रेसिडेंट चूज करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गवर्नर जनरल जो है उसे इलेक्ट किया जाता है। ठीक है जी, और वो बेसिकली क्राउन को रिप्रेजेंट करता है। एक इस तरह का सिस्टम इन्होंने अभी भी यहाँ पे मेंटेन रखा हुआ है। ठीक है कि नहीं। तो अभी कनाडा में क्या हुआ, बेसिकली पॉलिवेयर बोल रहे थे कि भी ये जीत जाएगा, ठीक है कि नहीं, बट फिर दोबारा क्या हुआ, जो कैर्ने हैं वो जीत गए हैं। तो मार्क कैर्ने ही इज फ्रॉम लिबरल पार्टी ओनली, ठीक है जी, जहां से ट्रूडू आते हैं, तो वही जीत गई है दोबारा। ठीक है, दो उस तरह की मेजोरिटी नहीं आई, बट स्टिल जीत गए हैं। एंड इससे क्या है, कहीं ना कहीं जो ट्रम्प इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है कि भाई पहले यहाँ पे एक जो पॉलिवेयर थे, ही वॉज फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी, है ना, तो देख लिया कि भी यूएस में कंजर्वेटिव लीडर के आने से क्या हाल हो रहा है। सो दे से कि नहीं भाई, चाहे कम, मतलब कि जैसे भी हैं लिबरल पे ठीक है, कम से कम जो एक्सपेंडिचर हेल्थ में पब्लिक एक्सपेंडिचर तो कर रहे हैं, ये लोग नहीं करने वाले, ठीक है कि नहीं। तो अगेन छोड़ो पर ये सब चीजें, बाकी मेन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मोनार्क जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नर जनरल, ठीक है जी, बट दे आर इंडिपेंडेंट इन ऑल इट्स सॉर्ट। ठीक है जी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जस्ट लाइक अस इज द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, इनकी भी बाइकार्मल लेजिस्लेचर है, हाउस ऑफ कॉमन्स है जैसे हमारा होता है लोकसभा, सिमिलरली एक सेनेट है जैसे अपर हमारे यहाँ पे राज्यसभा है। सेनेट रिप्रेजेंट्स अगेन अपर हाउस। इलेक्शन प्रोसेस सेम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जैसे हमारा है, ठीक है जी, सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली लोग चुन के आते हैं,
अपने प्रतिनिधि चुन के आते हैं, वो जाके जो है क्या करते हैं, वो बैठते हैं एंड देन अपना लीडर चूज करते हैं। ठीक है, 4 साल में, हर 4 साल में इलेक्शन होते हैं। ठीक है, ये जो है अभी आपका इलेक्शन होके हटा है, इसके लिए अपने को नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कनाडा को समझो, कनाडा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। ठीक है, एंड एरिया वाइज की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, एंड इट इज पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट कॉल्ड एज नॉर्थ अमेरिका, which is the थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है कि नहीं? सो बेसिकली ये जो है आपका कनाडा हो गया। ठीक है जी, नीचे आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। ठीक है, इस साइड में आपका अलास्का है, सो बॉर्डर विद अलास्का एंड देन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो बॉर्डर है इसको हमने कितना बोला था, दिस इज 49th पैरेलल। ठीक है जी, 49th पैरेलल आप देखोगे एकदम ऐसे सीधी लाइन कैसे खींच गई है 49th पैरेलल की। सो इट वाज बेसिकली द एंग्लो अमेरिकन पैक्ट, 1800s का 1830s का समथिंग का एंग्लो अमेरिकन पैक्ट है, जिसके तहत ये लाइन को हमने ऐसे सीधा खींच दिया है। एंड दिस इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अनप्रोटेक्टेड बॉर्डर। यहाँ पे कोई ऐसे बॉर्डर गार्ड नहीं होते हैं, फ्रीली आप कनाडा से यूएस जा सकते हो या यूएस से कनाडा आ सकते हो। ठीक है कि नहीं? ये यहाँ पे आपको चलता है। ऑन द ईस्टर्न साइड द बाउंड्रीज आर विद द ग्रेट लेक्स, लेक सुपीरियर है यहाँ पे, लेक हुरॉन है, एंड देख उसके बाद लेक आयर है एंड लेक ऑन्टेरियो है। ये 4 लेक्स मिलकर क्या बनाती है, इनका बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है कि नहीं? लेक सुपीरियर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एज यू नो। ठीक है, शेयर्स बाउंड्री विद द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको इनकी एक इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलती है, लेक ऑन्टेरियो से लेके इधर चलती है, दिस इज रिवर सेंट लॉरेंस। ठीक है जी, सेंट लॉरेंस, इसे हम लोग गल्फ ऑफ लॉरेंस बोलते हैं, सेंट लॉरेंस नदी है। ठीक है कि नहीं? ये नदी सेंट लॉरेंस है। ओके, सो ओवरऑल जो है ये आपका कनाडा है। टोटल जो है इनके पास 10 प्रोविंस हैं, 3 जो है टेरिटरीज हैं, ऊपर वाली साइड में प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज हैं आपकी। ये जो है बेसिकली कनाडा, ऊपर देखो दिस इज आर्कटिक ओशन सारा, दिस इज अटलांटिक ओशन, दिस इज पैसिफिक ओशन, दिस इज पैसिफिक ओशन, दिस इज आर्कटिक ओशन। ग्रीनलैंड से ये जो है सेपरेटेड थ्रू बैफिन्स बे। ठीक है जी, ये कैनेडियन टेरिटरीज हैं। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट कैनेडियन टेरिटरीज हैं। यहां से बैफिन बे जो है वो ग्रीनलैंड से सेपरेट करता है, और बैफिन बे यहाँ पे जो है लैब्राडोर सी है, दिस इज लैब्राडोर प्लेट्यू, दिस इज लैब्राडोर सी। ये बैफिन बे और ये इसके बीच में एक स्ट्रेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डेविस स्ट्रेट। ठीक है जी, डेविस स्ट्रेट। ठीक है, सिमिलरली ग्रीनलैंड और आपका आइसलैंड के बीच में यहाँ पे स्ट्रेट है कॉल्ड एज डेनमार्क। ठीक है जी, डेविस डेनमार्क, याद कर लेना इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपके जो है प्रोविंसेस हैं। इसकी कैपिटल कौन सी है भाई? कैपिटल इज ओटावा। ठीक है जी, ओटावा विच इज पार्ट ऑफ क्यूबेक। ओटोवा कहते हैं, ओटावा कहते हैं, जो भी कहते हैं, ओटावा ही है ना? चलो जो भी है ओटावा, हम तो नेशनलाइज करेंगे इसको। ठीक है जी, नेशनलाइज करेंगे। ठीक है, सो क्यूबेक का जो है इसकी अगेन क्यूबेक में देखने को मिलती है। ओवरऑल जो है आपका और इम्पोर्टेंट जैसे वैनकूवर हो गया, कैलगरी हो गया। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एरियाज। कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे लेक्स मिलते हैं, जैसे कि ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव है, लेक एथबेस्का है। ठीक है जी, मैनिटोबा है, आपकी लेक विनिपिग है। ये आपको कुछ लेक्स देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, एक इंपॉर्टेंट जो इसकी यहाँ पे रिवर जा रही है, दिस इज रिवर मैकेंजी। मैकेंजी नदी है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट है। और एक ये रिवर यूकॉन है, जो कि यूकॉन से होके फिर कहाँ चल जाती है, अलास्का चली जाती है। ठीक है जी, ये रीजन है आपका, दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय रॉकीज माउंटेन्स। ठीक है, रॉकी पर्वतमाला यहाँ पे देखने मिलती है। सेंट्रल वाले रीजन में दिस इज एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट प्लेन्स। ठीक है, या सेंट्रल प्लेन्स हम लोग यूएसए में देखते हैं, उन्हीं प्लेन्स का यहाँ पे एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है कि नहीं? तो ये बेसिकली आपके पास कंट्री है, इसके अलावा और कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है भी। लार्जेस्ट प्रोविंस जो है क्यूबेक है, मोस्ट पॉपुलस ओंटारियो है। ठीक है, कुछ 36,000 कुछ आइलैंड्स का क्लस्टर भी है इनके पास यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर कनाडा। ओके, कनाडा हो गया। ठीक है जी, चलो आगे चलेंगे हम लोग। देन इज ऑस्ट्रेलिया, दोबारा जो है लिबरल्स फिर दोबारा इलेक्ट होके आ गए हैं, एंड वही कंजर्वेटिव आने वाले थे यहाँ पे, बट एंथनी एल्बनीज ही वॉन आफ्टर कनाडा। ट्रंप वाज द थर्ड कैंडिडेट इन ऑस्ट्रेलियन इलेक्शन टू। ठीक है जी, तो ट्रंप फैक्टर जो है उसने
यूएस सॉरी अपना जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें भी लेबर पार्टी को नहीं आने दिया, सॉरी उसमें भी बेसिकली जो इनकी कंजर्वेटिव पार्टी है उनको नहीं आने दिया, लेबर पार्टी जो है इट अगेन केम। एंड यहाँ पे ओनली लाइक वेरी फ्यू कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे कि 18 प्लस को कंपलसरी वोटिंग है, वोटिंग करनी जरूरी होती है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंडर गवर्नर जनरल होता है हेड ऑफ द मोनार्क, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। बाई कार्मल फेडरल लेजिस्ट पार्लियामेंट यहाँ पे देखने को मिलती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस, सेनेट अपर हाउस, ठीक है। मेंबर्स नंबर्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कुछ आपका जो है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया है। अगेन वर्ल्ड का आप कह सकते हो कि भी सिक्स्थ कंट्री है बेस्ड ऑन द एरिया, और स्मॉलेस्ट आप कह सकते हो कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, ठीक है जी। ग्रीनलैंड को कॉन्टिनेंट नहीं बोलते हैं हम लोग, ग्रीनलैंड को आइलैंड ही बोलते हैं, दिस इज अ कॉन्टिनेंट, ठीक है जी। सो दिस इज पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, और बेसिकली सेकंड ओनली कॉन्टिनेंट विच इज ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल कंट्री, ठीक है, सिंगल कंट्री कंट्रोल कर रहा है, सेकंड सिक्स लार्जेस्ट है बेस्ड ऑन द एरिया, ठीक है कि नहीं। एनीवेज, तो क्या है अगेन सबसे ज्यादा लेवल, सबसे ज्यादा प्लेन बढ़िया कंट्री है, बहुत ज्यादा हाई पॉइंट्स लो पॉइंट नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। सिंपल सी जगह है, ठीक है, यूनिक सी जगह है। वेस्टर्न साइड में आपको यहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, इसे हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं, बट ऐसे हमारे अरावलीज में भी इनसे ज्यादा बड़ी बड़ी माउंटेन देखने को मिल जाती है। सिर्फ लो सदर्न साइड में थोड़ी सी माउंटेन्स बड़ी हैं, जहाँ पे माउंट कोस्क्यूस्को देखने को मिलता है, जो कि इसकी हाईएस्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया की, विच इज अराउंड 28-2900 मीटर्स, ठीक है कि नहीं। इतनी हमारी शिवालिक में मिल जाती है, ओके, कोस्क्यूस्को। एनीवेज, इसके बाद मोस्ट ऑफ जो वेस्टर्न रीजन है ये क्या है, प्लेट्यू रीजन है इनका, और इट इज ऑल्सो अ डेजर्ट रीजन, ठीक है जी। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट छोटे छोटे डेजर्ट, जैसे कि ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है, देन उसके बाद सिम्पसन डेजर्ट है, तनामी डेजर्ट है आपका, ये सारे डेजर्ट्स आपको यहाँ से यहाँ तक ऊपर देखने को मिलेंगे, ठीक है कि नहीं, सारे डेजर्ट्स हैं इधर। एंड इसको जो है 6 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न टेरिटरी, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड होबार्ट, और फिर तस्मानिया, ठीक है कि नहीं। ये इसकी जो है अगेन प्रोविंसेस हैं, 6 स्टेट्स हैं, स्टेट्स बोलो प्रोविंस स्टेट्स हैं। कैपिटल जो है कैनबरा है, 2 सिडनी जो है इसकी सबसे बड़ी शहर है सिडनी, और यहाँ पे बेसिकली अंदर जो है अगेन मीलोबार बियाबान रेगिस्तान, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, रिवर ज्यादा है नहीं है, बारिश ज्यादा होती नहीं है, और इसको हम लोग आउट बैक बोल देते हैं, आउट बैक। तो यहाँ पे कोई ज्यादा कोई रहता नहीं है, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ जो मॉडर्न लिविंग है इट इज हैपनिंग इन दी कोस्टल एजेंट्स, जैसे कि ब्रिस्बेन है आपका क्वींसलैंड में, बी, देन उसके बाद सिडनी एंड कैनबरा है आपका न्यू साउथ वेल्स, देन विक्टोरिया में मेलबर्न है आपका, ठीक है, देन एडिलेड है आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया में, देन पर्थ है आपका, ठीक है जी, पर्थ इन वेस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड हॉबार्ट इन तस्मेनिया, एंड डार्विन जो है आपका वो नदर्न ऑस्ट्रेलिया नदर्न टेरिटरी में, ठीक है जी। सो इसको ऐसे याद रखना आपने, BSc MA PhD, ठीक है। ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, होबार्ट एंड डार्विन, ठीक है। यहीं पे आपको मोस्टली पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जैसे कि यहाँ पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलता है, वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर कलेक्शन ऑफ कोस्टल रीफ्स, ठीक है, बैरियर रीफ्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, सो इट इज हियर। उसके अलावा नॉट वेरी ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। रिवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स नहीं, एक ही इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे, बाकी छोटी छोटी रिवर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक ही रिवर है आपकी, जो कि है दिस रिवर सिस्टम, दिस इज मुरे डार्लिंग रिवर सिस्टम, मुरे, ठीक है जी, मुरे, एंड दिस इज डार्लिंग रिवर, मुरे डार्लिंग रिवर सिस्टम, ठीक है कि नहीं। यही सिस्टम है यहाँ पे, एक ही नदी है, बाकी सब छोटी छोटी नदियां, बारिश पड़ती है थोड़ी सी जब बेसिन में पानी आता है, वरना नहीं आता है, और कुछ नहीं आता, ठीक है जी। ये है, दैट्स इट, सो दिस इज बेसिकली योर ऑस्ट्रेलिया, ओके। इस रीजन को हम लोग बाय द वे मोस्टली मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन यही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डाउन्स बोलते हैं, डाउन्स, ओके। सो दिस वाज ऑस्ट्रेलिया फॉर यू पीपल, ठीक है।
इसके बाद बस छुट्टी होगी आज की, बहुत है, इतना ही था आज न्यूज़पेपर में। एक अच्छा आर्टिकल आया था कि भाई हमारी एक रिसर्च के तहत रॉयल सोसाइटी, बेसिकली एक रिसर्च के तहत ये पता चला अपने को कि भाई इंसान के जो वुंड्स हैं वो जानवरों से कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट आधे समय या ऑलमोस्ट 2 गुना टाइम लेते हैं हील होने के लिए। जानवर जो उनके जो वुंड्स है वो जल्दी हील हो जाते हैं, इंसानों के कम होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रिसर्च किया, तो रिसर्च पे हमें पता चला, हम लोगों ने माइस जो है उनके ऊपर कटिंग करके देखी, ठीक है ना, हम लोगों ने चिंपैंजीज के ऊपर कटिंग करके देखी, तो हमें पता चला कि भाई हम लोगों के एवोल्यूशन में जब हमने फर छोड़ी, ठीक है जी, अब आपके पास फर तो है नहीं, हम सबके पास फर तो नहीं है, ठीक है जी, कुछ लोगों के पास हो भी सकती है, पर फर तो मोस्टली इंसानों के पास नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो फर का मतलब क्या है कि भाई बहुत थिक हेयर फॉलिकल्स हमारे शरीर में नहीं देखने को मिलते हैं, ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है, तो वी आर नॉट कवर्ड इन फर, है ना। सो फर ना होने के कारण हमारे जो हेयर स्किन के ऊपर हेयर फॉलिकल्स हैं वो अब ज्यादा डिस्टेंट देखने को मिलते हैं, और इसकी जगह ले ली किन्होंने, स्वेट ग्लैंड्स ने, स्वेट ग्लैंड्स ने, पसीने के ग्लैंड्स ने, ठीक है, क्योंकि अपने को जो है होम्योस्टेटिक एनवायरनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो अपन ने इसको छोड़ दिया, फॉलिकल जो है छोटे हो गए, यहाँ पे आपको दे वर रिप्लेस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है कि नहीं। अब ये बोलते हैं कि जब भी इस तरह कोई कट या गैश लगता है तो कहते हैं कि हेयर फॉलिकल दोनों ही इनमें जो है आपको स्टेम सेल्स देखने को मिलते हैं। स्टेम सेल्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। स्टेम सेल देखने को मिलते हैं जब भी ऐसा कट लगता है, तो हेयर फॉलिकल्स में स्टेम सेल है, बट हेयर फॉलिकल के स्टेम सेल जो हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। एफिशिएंट होने के कारण बहुत ही जल्दी वो क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, स्किन सेल्स में कन्वर्ट होंगे, और जल्दी से जल्दी जो है क्या होगी, चोट हील हो जाएगी, ठीक है जी। जबकि जो ये स्वेट ग्लैंड्स वाले स्टेम सेल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते नहीं हैं, इस करके क्या होता है, हम लोग के जो कट्स होते हैं, वुंड होते हैं, बहुत जल्दी हील नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, ओके, यस, अंडरस्टूड। तो ये जो है एक यहाँ पे रिसर्च आई थी, विच इज अगेन अ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, सो दैट इज इट फ्रॉम करंट अफेयर्स वाली साइड में। मिडिल रीजन को क्या बोला, आउटबैक बोला, आउटबैक, आउटबैक, ठीक है। ओके, सो दैट इज इट फॉर करंट अफेयर्स टुडे, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है कुछ तो आप पूछ सकते हो।